तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन का ये दूसरा क्लास है। तो दूसरा क्लास में हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? इसका हिंदी नाम है मानव प्रजनन प्रणाली। कि मानव की प्रजनन कैसे होती है, क्रिया दर क्रिया कैसे उसकी प्रणाली है, उसको हम लोग समझते हैं। तो पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्राथमिक लैंगिक अंग। और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी द्वितीय लैंगिक अंग। तो पहला हम लोग देखते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। तो ये क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग का क्या कार्य है आप देख सकते हो। हार्मोन का निर्माण करना। क्या करता है? हार्मोन का निर्माण करता है। और ये युग्मकों का भी निर्माण करता है। किसका? युग्मकों का भी निर्माण करता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल में कि पुरुष का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? तो ये है वृषण। वृषण को बोलते हैं इंग्लिश में टेस्टिस। टेस्टिस। और अब देखते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग में कि मादा का कौन सा अंग है जो प्राथमिक लैंगिक अंग में आता है। तो वो है अंडाशय यानी ओवरी। अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी द्वितीय लैंगिक अंग। तो यह युग्मक का निर्माण नहीं करता है। युग्मक का निर्माण नहीं करता है। ये हार्मोन का भी निर्माण नहीं करता है। क्या? हार्मोन का भी निर्माण, ना युग्मक का निर्माण करता है ना हार्मोन का निर्माण करता है। तो अब बात होता है कि ये करता क्या है? जब इसका युग्मक का निर्माण भी नहीं करेगा, जब हार्मोन का भी निर्माण करेगा नहीं करेगा, तो फिर इसका मतलब कि इसका कार्य क्या है? तो ये युग्मकों के परिवहन तथा परिपक्वन में सहायता करता है। ये युग्मक को परिवहन यानी उसको ले जाता है, उसको सरवाइव करवाता है वहां पे। और उसको परिपक्वन यानी उसको मतलब उसको जटिल बनाता है, उसको परिपक्वन करता है। अब द्वितीयक लैंगिक अंग का एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल में कि नर का कौन सा भाग, कौन सा अंग है जो द्वितीय लैंगिक अंग में आता है। तो कौन सा है? अधिवृषण है, शुक्राशय है, शुक्रवाहक। अब ध्यान देते हैं मादा में कौन सा अंग है जो द्वितीय लैंगिक अंग में आता है। तो वो है गर्भाशयी, अंडवाहिनी, शरीर, सर्विक्स। तो अब ध्यान देते हैं हम लोग नर जनन तंत्र। मतलब नर जनन तंत्र यानी पुरुष का जनन तंत्र। नर में होता है पुरुष। पुरुष जनन तंत्र ये क्या होता है? ये श्रोणी भाग यानी पेल्विक पार्ट में स्थित होता है। यानी श्रोणी भाग में स्थित होता है। तो इसको हम लोग चार भागों में बांटते हैं। और चारों को हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। तो पहला देखते हैं टेस्टिस। टेस्टिस का मतलब होता है वृषण। वृषण क्या है? वन पेयर होता है। इसमें क्या होता है? वन पेयर मतलब एक जोड़ी। अब दूसरा है नर सहायक नलिका। क्या है? नर सहायक नलिका। अब इसमें आते हैं, पहला हो गया रेटे टेस्टिस यानी इसको क्या बोलते हैं? वृषण जालिका। दूसरा आ गया वासाई फ्रेंचिया। वासाई फ्रेंचिया क्या होता है? शुक्रवाहिकाएं। तीसरा आ गया एपिडाइमिस। क्या होता है? एपिडाइमिस, इसको क्या बोलते हैं? अधिवृषण। और चौथा है वाश डिफरेंस। क्या है? वाश डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? शुक्रवाहक। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? नर सहायक ग्रंथियां। इसके बारे में हम लोग आगे अभी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी पार्ट पार्ट को समझ सकते हैं कि पार्ट कौन कौन सा है। तो तीसरा है नर सहायक ग्रंथियां। इसमें क्या है? सेमिनल वेसाइकल। पहला क्या है? सेमिनल वेसाइकल। ये भी एक जोड़ी है। क्या है? एक जोड़ी है। इसका हिंदी क्या नाम है? शुक्राशय। क्या है? शुक्राशय। अब दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये केवल एक होता है, एक जोड़ी नहीं है, एक होता है, केवल एक प्रोस्टेट ग्लैंड। अब तीसरा पे क्या है? कॉपर। कॉपर या बल्बुलेथरल ग्लैंड। ये एक जोड़ी है। क्या है? एक जोड़ी। चौथा नंबर क्या है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य ज्ञानेंद्रिय। मतलब जो बाह्य यानी आंतरिक ज्ञानेंद्रिय का मतलब अंदर होता है, बाह्य ज्ञानेंद्रिय का मतलब बाहर निकला होता है। तो पहला पे क्या होगा? पेनिस यानी सीसन। और दूसरा पे क्या आ गया? वृषण कोश। वृषण कोश को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं सबसे पहले ये वृषण कोश। वृषण कोश है क्या? तो हम लोग इसको स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग समझते हैं।
तो जैसा कि हम लोग वृषण यानी वृषण देख चुके हैं, अब वृषण कोश देखते हैं कि वृषण कोश क्या है। यानी वृषण कोश क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रोटम। ये क्या है? ये एक थैली नुमा संरचना है जो उदर गुहा के बाहर शीशन के आधीरीय भाग पर स्थित होता है। तो जैसा कि हम लोग एक मित्र को बनाए हैं, तो उन्हीं मित्र पे हम लोग ट्राई करेंगे, यानी उनको मतलब उन्हीं पे हम बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये एक मित्र है, बहुत सीधे साधे भोले एक मित्र है, जो कि ये इनका कौन सा भाग है? वक्षीय भाग है। कौन सा है? वक्षीय भाग है। और ये जो है ये कौन सा है? उदर, उदर गुहा यानी मतलब पेट है। तो उदर गुहा का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री। कितना होता है? 37 डिग्री, 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वृषण कोश को समझने वाले हैं कि वृषण कोश क्या है। तो ये हो गया इनका क्या हो गया? ये इसको बोलते हैं पेनिस। क्या है? पेनिस। अब इसी के जस्ट नीचे ये गोलाकार अंडा जैसा ये लटका होता है, जिसको क्या बोलते हैं? वृषण कोश। अब इसी में दो छोटे छोटे गोली की संरचना जैसी रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। तो वृषण का क्या कार्य है, आप देख सकते हो। ये शुक्राणुओं का निर्माण स्थल है। क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण, यानी शुक्राणुओं का निर्माण करता है कौन? वृषण। फिर अब दूसरा है, देख सकते हो, ये उदर गुहा के बाहर वृष्ट कोश में स्थित होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्या है? वृषण कोष्ठ है। और ये क्या है? वृषण यानी टेस्टिस है। दो गोले जैसे संरचना है, वो क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं, यानी टेस्टिस बोलते हैं। तो इसका क्या कार्य है? शुक्राणुओं का निर्माण करता है। ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। अब ध्यान देते हैं कि ये वृषण कोष्ठ है। वृषण कोष्ठ क्या है? वृषण कोश। अब उधर उधर गुहा का कितना टेम्परेचर होता है? 37 डिग्री। अब ये वृषण कोश का कितना टेम्परेचर होता है? तो इसका होता है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। वृषण कोश का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 34 से 35 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो सब पार्ट मतलब सब कुछ अंदर है, लेकिन ये जो टेस्टिज है वो बाहर क्यों रहता है? ये टेस्टिज क्यों बाहर रहता है? इसलिए क्योंकि ये जो उदर गुहा है 37 डिग्री यानी टेम्परेचर हाई होता है। क्यों टेम्परेचर हाई है? किस लिए? शुक्राणुओं के लिए। क्योंकि अगर 37 डिग्री टेम्परेचर होगा तो शुक्राणु सहन नहीं करेगा, शुक्राणु खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बाहर रहता है। और बाहर कैसे रहता है? 34 या 35 डिग्री रहता है इसका टेम्परेचर, तो उसमें वो सरवाइव कर जाता है। जो शुक्राणु है, स्पर्म है, वो सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन ये अगर अंदर गए तो ये उदर गुहा में निपट जाएंगे। 37 डिग्री टेम्परेचर ये झेल नहीं पाएगा। अब देखिए कि ठंडी के मौसम ये अंदर चले जाते हैं। ये जो वृषण है वो अंदर चला जाता है, यानी उदर गुहा में, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ठंडी होती है, ठंडा होता है। तो अब ये हीट मतलब गर्मी लेने के लिए ये अंदर चले जाते हैं। अब जो जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा तो ये भाई साहब चले जाएंगे नीचे। कहाँ पे? ये वृषण कोश में आ जाएंगे, उधर गुहा से निकल के यहाँ, क्योंकि मौसम का भी टेम्परेचर हाई है और उधर गुहा का भी टेम्परेचर हाई है। तो ये हवा लेने के लिए चलाते हैं नीचे। कहाँ पे? वृषण कोश। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आप लोग मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है ये वृषण कोश। वृषण कोश क्या है? वृषण को रखने वाली एक संरचना, थैलीनुमा संरचना है, जहाँ पे ये वृषण अच्छे से रह सकता है। और वृषण का आप लोग देख सकते हो कार्य क्या है?
वृषण क्या करता है, ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है और ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है।